नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वही हुआ जो बाबा ने कहा था, जिसका इंडिकेशन दिया था। 2 बुलडोज़र पहुँचे, बेकरी को मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में तो घर भी मिलना था, लेकिन घर के एक हिस्से में बैंक चल रहा है, इसलिए चेतावनी देकर के 7 दिन की कि आप ये बैंक शिफ्ट करिए, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी और उसको छोड़ा गया। लेकिन बेकरी जो अच्छे खासे कंपाउंड में थी और वो भी अवैध तरीके से बनाई गई थी, ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाई गई थी, उसको तो पूरी तरीके से जमींदोज़ कर दिया गया। ठीक उसी अंदाज में जैसे इलाहाबाद में एक वो जो जावेद पंप था, उसके घर को बुलडोज़र लगा कर के सुबह से शाम तक ही जमींदोज़ कर दिया गया था। और बाबा का अपना ये अंदाज है, बहुत दूर-दूर तक मैसेज भेजने का। एक गोमती नगर में घटना हुई थी और दूसरी यहाँ हुई, और एक और घटना बरेली में हुई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो घटना क्या है और हुआ क्या है वहाँ भी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार और आपके चिर परिचित वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो साहब ये बताइए, लखनऊ का टेम्परेचर कैसा है? और दूसरी बात, ये जो धर्मनिरपेक्ष बलात्कारी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, इस पर ये लोग जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वो आपराधिक चुप्पी क्यों साध जाते हैं? इसमें नया कुछ भी नहीं है सर। और वैसे उर्दू में बलात्कार को कहा जाता है बिना बिल जब्र। तो और काफिर के संग ऐसी घटना कोई बड़ी असामान्य बात नहीं है। हमें हर 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 विषय को बहुत संदर्भ में देखना चाहिए। एक्चुअल जो रियल कॉन्टेक्स्ट है, जो असली संदर्भ में देखना चाहिए, तभी किसी घटना के, राजनीतिक घटना के जो 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 अर्थ है, जो उसके निहितार्थ है, वो समझ में आते हैं। 4 जून मैंने को मैंने वीरेंद्र जी इसको धर्मनिरपेक्ष बलात्कारी इसलिए कहा कि हाँ, अगर मुसलमान कोई एक्यूज है, उसने बलात्कार किया हो, उसने मर्डर किया हो, जघन्य से जघन्य अपराध किया हो, तो वो अपराध नहीं है इनकी दृष्टि में। वो तो मासूम है ना, वो तो विक्टिम है। देखिए, अरबी में धर्मनिरपेक्ष को कहा जाता है लादीनियत, दीन पे लानत भेजना। तो आप किसी मुसलमान से पूछिए, क्या आप अपने दीन पे लानत भेजते हैं? तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना सेकुलर है या वो कितना धर्मनिरपेक्ष है। 4 जून से के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद से समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस और राहुल गांधी द्वारा लगातार ये माहौल बनाया गया है कि इस बार के चुनाव में नफरत हार गई और मोहब्बत की दुकान जीत गई। और समाजवादी पार्टी अति उत्साह में इतना आगे बढ़ गई कि अवधेश प्रसाद, जो 8 या 9 बार के विधायक हैं फैजाबाद जिले से, पहले सोहावल सीट से थे, अब वो मिल्कीपुर से हैं। और डिलिमिटेशन में सोहावल सीट खत्म हो गई और उसका मर्जर हो गया और सीट नई बन गई, सीटों की संख्या वही रही। वो कहने लगे ये तो अयोध्या के राजा हैं। और उसको जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकसभा की सबसे आगे की सीट पे उनको बिठाया गया है और बताया गया कि साहब देखो, उन्होंने बीजेपी को हराया है। हार गई और बीजेपी का जो आंदोलन था वो भी हार गया। उन्होंने ये संदेश दिया। और लेकिन वो ये भूल जाते हैं 1989 में, जब जनता दल थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय भी फैजाबाद की लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मित्र सेन यादव सांसद निर्वाचित हुए थे। तो और 90 में कार्ड सेवा हुई और 91 में वो जो विवादित ढांचा था वो ध्वस्त कर दिया गया। अब तो वहां मंदिर का निर्माण भी पूरा भी चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 22 को हो चुकी है और अगले वर्ष के अंत तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा। तो ये तो रहा संदर्भ।
और ये जो घटना हुई है, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या ये होती है, ये अपने वोटों के को गोलबंदी करने के चक्कर में, गोलबंदी करने की मजबूरी में, उनको मोबिलाइज करने में किसी भी कॉम्प्रोमाइज को, किसी भी समझौते को करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। बस उनका वोट नहीं घटना चाहिए। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, जब जब वो भदरसा का जो आपका टाउन का जिला समाजवादी पार्टी का जो टाउन का अध्यक्ष है, और उसके वीडियोज हैं अवधेश प्रसाद के साथ, फोटोग्राफ्स हैं, तो कम से कम उसको एक बार निंदा तो कर दीजिए। और एक 12 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का रेप, ये बहुत ही जघन्य घटना है। इससे ज्यादा हीनियस क्राइम हो नहीं सकता। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अखिलेश यादव इसकी भी निंदा करने का साहस नहीं जुटा पाए। ये उनके राजनीतिक ताकत को, उनके राजनीतिक कौशल को, उनके राजनीतिक विजन को दिखाता है कि उसकी गहराई कितनी है। और आज वो कह रहे कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई, 5 साल आप भी मुख्यमंत्री थे, और आपके जमाने में सैकड़ों घटनाएं हुई थी। मथुरा शहर का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा जो गार्डन है, जवाहर बाग, उसमें जो है एक यादव ने कब्जा किया था, वो हजारों लोग लेके आया था। उसमें उसने कब्जे की लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद पुलिस ने उसको खाली कराया। जो जो एसपी सिटी थे द्विवेदी, उनकी हत्या हो गई। आपने कितने डीएनए टेस्ट कराए थे? तो ये अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ये किसी भी किस्म किसी सीमा तक जा सकते हैं कुतर्क करने की। ये बात आज साफ हो गई। और आज जो है ये एक बीजेपी के प्रवक्ता ने ये ट्वीट किया है कि रोज आप जो है क्या नाम है, कुत्ते, बिल्ली और सांड के पक्ष में ट्वीट करते हैं। ये बलात्कारी के खिलाफ जो है आपको ट्वीट करने में आपको शर्म आती है। और शिवपाल यादव जो है, आज उन्होंने बयान दिया है, बुलडोजर की कार्रवाई की उन्होंने उस पर सवाल उठाए हैं, और रेप की निंदा की है। और अगर जिस अखिलेश यादव जिस बीजेपी के नेता के ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, वो मैं बता दूं दर्शकों को, ये है, उन्होंने आलोक कहा अवस्थी, है कि सांड से लेकर बकरी तक की न्यूज पोस्ट करने वाले अखिलेश यादव जी एक 13 वर्षीय नाबालिग बिटिया के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर पाए, क्योंकि अपराधी मुसलमान है और उनकी पार्टी का अध्यक्ष है। क्या इसीलिए कि उनकी पार्टी का मुसलमान नेता ही रेपिस्ट है? पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश जी अति पिछड़े जाति से आने वाली पीड़ित लड़की के लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं निकला। बड़ी बेशर्मी से डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। आपकी सपा सरकार में बलात्कार के आरोप पर कितने केस में आपने डीएनए टेस्ट करवाया था? आपके बलात्कारी मंत्री गायत्री प्रजापति का क्या आपने डीएनए टेस्ट करवाया था? और जिस ट्वीट की ये बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, वो भी मैं आपको पढ़वा देता हूं दर्शकों को। ये अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जो काफी वायरल भी हुआ और जिसकी काफी आलोचना भी हुई। अखिलेश यादव ने लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। लेकिन मायावती ने पलटवार किया है साहब। उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। अखिलेश यादव की यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है वीरेंद्र जी। शिवपाल के, अखिलेश के चाचा उनसे भी आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित है और जो आरोपी है, दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और जो बीजेपी के जो सहयोगी दल है, उनके नेता जो इस पे बयानबाजी कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए।
और ये भी कहा है कि अयोध्या, हालांकि वो अयोध्या से थोड़ा दूर है, मिल्कीपुर जो सीट विधानसभा की खाली हुई है अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से, वो कह रहे हैं कि वहां उपचुनाव होने वाला है, इसलिए राजनीति की जा रही है। लेकिन उन्होंने कम से कम ये तो कहा है कि रेप कांड से जुड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये जो अब तक जो है, ये जो अब तक गाल बजा रहे थे, आज अखिलेश यादव को अब समझ में आया है कि राजनीति क्या होती है। और आपको जो है, आपने केवल झूठ फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और खटाखट हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो और बीजेपी की ये कमी रही कि उनके लोगों ने लगातार कहा कि हम 400 सीट जीतेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि 400 सीट आपको क्यों चाहिए। तो लोगों के मन में ये शक पक्का हो गया कि वास्तव में संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म करेंगे और आपको तात्कालिक लाभ मिल गया। इसीलिए मैंने 4 जून को कहा था कि समाजवादी पार्टी की 37 सीटें, कांग्रेस की 6 सीटें, ये झटका है, ये हलाल नहीं है। तो अब ये बात 2 महीने में साबित हो गई है। और जो बची कुछ कसर है, वो आने वाले 2 महीने में यूपी में 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है, वो सब सामने आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जात की राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात के नाम पे लोगों को भड़काया नहीं है, कभी उनको झूठे नारों के ऊपर उनको गोलबंद नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविक तौर पे उनको विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पूरे देश का आंकड़ा देखें तो 38 लाख करोड़ रुपया पिछले 6 सालों में लोगों के खाते में सीधा भेजा गया। अकेले यूपी में 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर भेजा गया। पूरे देश में वीरेंद्र जी 20 लाख करोड़ रुपए का अनाज फ्री में बांटा गया। और समाजवादी पार्टी के पास केवल नारा है कि, और अब भी वो कह रहे हैं कि उपचुनाव हम लड़ेंगे आरक्षण बचाओ आंदोलन के नाम पे। वो केवल उनके पास आरक्षण है, पर बस जो है जाति के नाम पर, जाति घृणा के नाम पर लोगों को भड़काए रखो और उनका वोट लेते रहो। लेकिन इनके पास कोई ठोस सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम सोच है ही नहीं। वीरेंद्र जी, मेरा ये सवाल है, अखिलेश यादव तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। इनके पिताजी ने क्या कहा था? लड़के इन, गलती हो जाती है। इनके पिताजी का बयान मैं आपको दिखाता हूं साहब। आज मुझे किसी दर्शक ने भेजा है, गैंग रेप में फांसी गलत, लड़कों से गलती हो जाती है। लड़का लड़की पहले दोस्त होते हैं, जब उनमें मतभेद हो जाता है, लड़की जाकर बयान देती है उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर बेचारे लड़के को फांसी हो जाती है। ये हालत है इन लोगों की, ये संवेदनहीनता की मैं पराकाष्ठा यहाँ ये नहीं भी है। बता दूं, आज से 15 साल पहले या 18 साल पहले बंबई में एक कॉटन मिल बंद पड़ी थी। उसमें एक लड़की अपनी स्कूटी में ऑफिस जा रही थी और 4 मुसलमान लड़कों ने उसका अपहरण किया, उसका उस बंद मिल में जाके रेप किया था, गैंग रेप किया था। उसमें उनको सजा हुई थी। और उस समय 2009 में इलेक्शन चल रहा था और मुरादाबाद के मुस्लिम इलाके में मुलायम सिंह यादव पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे। तो केवल मुसलमानों को रिझाने के लिए ये बयान मुलायम सिंह ने दिया था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और ये गैंग रेप में फांसी देना गलत है। तो ये मैंने आपसे पहले कहा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां अपने वोट के लिए कोई भी समझौता कर लेंगी, बस केवल उनका, अगर आबादी का एक वर्ग मरता है तो मरता रहे, लेकिन उनका जो सपोर्टर वर्ग है वो उनके साथ खड़ा रहे। ये इनका इतिहास रहा है। और ये इनका इतिहास आज का नहीं है, ये इनका इतिहास पिछले 40 साल का है, जो मैंने यूपी में देखा है। समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 1992 में हुआ था और तब से लेके आज तक ये मुस्लिम वोट को रिटेन करने के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं, कोई भी पाप कर सकते हैं, कोई भी आपराधिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और और एक नहीं 10 बलात्कार हो जाएं, ये कभी भी उसको दोषी नहीं कहेंगे। बस केवल घुमा के कहेंगे कि वो डीएनए करा लो, नार्को करा लो, हाँ कानून अपना कार्रवाई करे। अरे आप एक मॉरल स्टैंड तो लीजिए कि ये इतनी जघन्य घटना हुई है, 12 साल की लड़की के संग गैंगरेप से भयानक घटना कोई हो ही नहीं सकती। आपने एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया और उसके बाद आपको केवल समझ में आ रहा है आपका राजनीतिक नफा नुकसान। इससे आगे आप सोच ही नहीं पाते। और आपको अच्छी तरह पता है कि नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने पिछले 40 साल में हमेशा एक बहुत ही फर्म स्टैंड लिया है
कि हम केवल यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए हैं, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, और ये करके दिखाया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज ये अभी आके फंसे हैं, और ये बताते थे अयोध्या के राजा, और अयोध्या का राजा जो अवधेश प्रसाद है वो अंग्रेजी बोल रहा है। आई एम बिल्कुल। नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर। और आज वो बोल रहे थे डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, अंग्रेजी बोल रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी 77 से एमएलए हैं, पब्लिक लाइफ में उनको 50 साल हो रहे हैं। आई वॉज मिनिस्टर इन 1977 एंड अडवाणी वॉज इन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इन केंद्र एंड आई वॉज इन यूपी। मैं यूपी का सूचना मंत्री था और अडवाणी केंद्र के सूचना मंत्री थे। अरे भाई, यहाँ सूचना मंत्री की बात नहीं हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि भदरसा कस्बे का जो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है मोहित खान, उसने एक एक निषाद समुदाय की लड़की से गैंग रेप किया, क्या आप इसे कंडेम करते हैं? आपके इतने फोटो, आपके इतने वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में आ गए हैं, आपका स्टैंड में, आपका इसमें क्या कहना है? लेकिन अवधेश प्रसाद ने ये नहीं कहा कि मैं इसे कंडेम करता हूँ। वो केवल अपना जो गौरवशाली पॉलिटिकल कैरियर है उसके बारे में बताते रहे। तो ये समाजवादी पार्टी का दोगलापन एकदम स्पष्ट हो गया ना। देखिए, जिसको आप इनका पोस्टर बॉय कह रहे थे और क्यों कह रहे थे, कुछ चित्र मैं दर्शकों को दिखा दूं। ये लोकसभा का है। अखिलेश यादव के चेहरे पर भाव देखिए, ये किस तरीके से लोकसभा में अवधेश प्रसाद का परिचय करवा रहे थे कि साहब ये अयोध्या से जीत करके आए हैं। ये संसद के बाहर के चित्र हैं। इनका हाथ पकड़ करके संविधान की एक कॉपी उनके हाथ में दे करके ये परेड करवा रहे थे और फ्रंट पर अवधेश को रखे हुए थे। तीसरा चित्र देखिए, ये राहुल गांधी हैं जो लोकसभा के अंदर प्रथम पंक्ति में बैठा करके अवधेश को खुश हो रहे थे कि हम अब भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाएंगे, उनको याद दिलाते रहेंगे कि अयोध्या में आप हारे हैं। और ये एक और चित्र जरा देख लीजिए, यही है मोहित ये खान। अवधेश अवधेश प्रसाद का चित्र मोईद खान के साथ किस तरह प्यार से उनके कंधे पर ये हाथ रखे हुए हैं। बस मोईद खान की पप्पी नहीं ले पा रहे हैं, बाकी चित्र में भाव वैसा ही है। तो इससे मैं ये जानना चाहता हूं साहब, योगी आदित्यनाथ का जो एक एग्रेसिव फिर से रुख देखने को मिला है, इस मामले में भी, गोमती वाले नगर वाले मामले में भी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो हताशा, निराशा, थोड़ा मनोबल डाउन दिखाई दे रहा था, चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं क्या? मैं इससे पहले ये बता दूं कि अभी अभी पिछले महीने जुलाई में हाथरस में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। एक सत्संग हो रहा था, उसमें भगदड़ मच गई थी, उसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। वहां पे राहुल गांधी गए थे। सितंबर 21 में हाथरस के पास एक गांव में एक घटना रेप की हो गई थी, उसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। वहां प्रियंका गांधी भी गई थी और वहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल जलसा भी किया था। हजारों लोग वहां पहुंचे थे और इन लोगों ने वहां पे 1 महीने से ज्यादा वहां पे ड्रामा किया था। क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्या अयोध्या जाएंगे? योगी जी तो आज उस परिवार की जो कानूनी सहायता हो सकती थी वो कर दी, और शाम को 5 लाख रुपए का चेक भी अमित सिंह चौहान, जो बीकापुर का फैजाबाद जिले का विधायक है, उसने जाके उस परिवार को चेक भी दे दिया और ये भी भरोसा दिया है कि आपको जो भी सुविधा, जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो सरकार उसकी तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। और कल पार्टी के 2 नेताओं ने उस लड़की के परिवार को फैजाबाद, अयोध्या शहर के जिला महिला अस्पताल में जाकर के उसको धमकी दी है। 2 लोगों के खिलाफ कल फिर मुकदमा दर्ज हुआ है, राजा सिंह राणा और एक और है। साहब धमकाने आए थे कि सुलह समझौता कर लो और हम तुमको मुआवजा दे देंगे। तो ये सब हो रहा है। जहां तक आपने योगी जी की बात की है, योगी जी को के बारे में अग्रेसिव कहना तो मुझे लगता है आवश्यक नहीं है, इसलिए कि डे 1 से 19 मार्च 2017 को वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे।
तब से लॉ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर योगी जी का स्टैंड एकदम अनकॉम्प्रोमाइजिंग है कि रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल। और अब तक तो नेता इसकी खाली बातें करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने धरातल पे करके दिखाया है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि फरवरी 23 में उन्होंने असेंबली में क्या कहा था अतीक अहमद के मामले में, इनको मट्टी में मिला देंगे। और जिस तरीके से जो क्रैकडाउन हुआ है पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया, मुख्तार अंसारी का और अफजाल अंसारी का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। मुख्तार अंसारी का बेटा अभी जेल में है, उसकी पत्नी भी जेल में है। और एक बहुत बड़ा था माफिया इरफान सोलंकी, जो कानपुर में सीसामऊ से विधायक था, उसका कन्विक्शन हो गया, उसकी सजा चली गई, उसका भी जो है पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। ईडी की उसमें इंक्वायरी चल रही है। गोंडा में विधायक था। तो पूरे प्रदेश में जो मुस्लिम माफियाओं का जो एक ग्रिड बना हुआ था, जो जो गाय की स्मगलिंग है, जहां मन चाहा वहां पे डाल के झोपड़ी भैंस काटने लगे, गाय काटने लगे, ऊंट काटने लगे, हर तरह के अवैध धंधे में माफिया की ताकत होती है पैसा। योगी जी ने माफिया की पैसे कमाने की ताकत की कमर तोड़ दी है। वो चाहे मेरठ का जो आपका कुरैशी परिवार का जो आतंक था, आप जानते हैं क्या बड़े पैमाने पर वह मीट का काम होता था। मेरठ का सोतीगंज में जो पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया की गाड़ियां चोरी होके आती थी और आधे घंटे में वो पूरी गाड़ियां कट के जो है गायब हो जाती थी, पता नहीं चलता है। आज सोतीगंज बाजार का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट में और आपके इलीगल ट्रेड में, कैटल स्मगलिंग में, हर काम में जितना काम चल रहा था तो वो योगी जी ने समाप्त किया, करके दिखाया है। और 20,000 करोड़ रुपए की माफिया की संपत्ति जब्त की है। इलाहाबाद में जो नजूल की लैंड पे कब्जा कर रखा था अतीक अहमद ने, उस पे गरीबों के आवास बन गए, उनको आवंटित हो गए, लोग उसमें रह रहे हैं। ये कभी लोगों की कल्पना में नहीं था। तो ये तो ये उनका कोई एग्रेसिव स्टैंड, उनका स्टैंड कंसिस्टेंट है। गोमती नगर में जो घटना हुई, वो इतनी शर्मसार करने वाली थी, इतनी शर्मनाक थी कि मुख्यमंत्री आवास से 2-3 किलोमीटर के अंदर में ताज होटल, जो 5 स्टार होटल है बगल में, उसके सामने डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक है, अम्बेडकर उद्यान में। ये एक लड़का लड़की जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर जा रहे हैं और उनको घेर करके इतना आतंकित करना, ये लखनऊ के में अपने आप में अनूठी घटना है। तो और उस पर इतना स्टर्न एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया। डीआईजी और एसएसपी रैंक के अफसरों का ट्रांसफर किया, एक एसपी रैंक के अफसर का ट्रांसफर किया, एक एसओ का ट्रांसफर किया, पूरे चौकी इंचार्ज को, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, और 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये पूरे प्रदेश को मैसेज गया है कि ये इस तरह की हीला हवाली और ढीला ढालापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर पब्लिक प्लेस पे कोई महिला, कोई छात्रा अगर अपने को असुरक्षित महसूस करती है, तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए ये बहुत चिंता की बात है। तो मुख्यमंत्री वीरेंद्र ने जी, कम से कम मौका दिलाया है। और एक बात मैं और कह दूं, अभी 37 एमपी है तब ये हाल है, अगर सरकार बन जाएगी तब क्या होगा। मैं एक्चुअल में इसी प्रश्न पर आ रहा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी तरफ से एक कैंपेन चलाया गया था, आ रहे हैं अखिलेश, हाँ, और लोगों को वो धमकी लगने लगी तो कि धमकी ही ये थी। कि ये धमकी है कि अखिलेश आ रहे हैं, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो अभी 37 सीटें आई हैं भाई। 37 सीटों पर ये आलम है कि हर जगह गुंडागर्दी और हर जगह ये आलम, ये इनके खिलाफ जाएंगी जो घटनाएं हो रही हैं। और देखिए क्या सवाल जो हाँ जी। जो विभाजन हमें देखने को मिला था, यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो ये माना जा रहा था ना कि हिंदू एकजुट हो जाएंगे, लेकिन इनका खटाखट उनका संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, यानी हिंदुओं को बांटने की जो साजिश थी उसमें वो कामयाब हो गए। तो ये जो घटनाएं फिर से शुरू हुई हैं, अराजकता, रेप, ये गोमती नगर और कई जगह दूसरी जगह भी हुई हैं, ये क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरे हिंदू बिरादरी को देखने के लिए बाध्य करेंगे या नहीं, कोई सीख नहीं लेंगे? देखिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 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 सबसे बड़ा काम किया है पिछले 10 सालों में,
जो हिंदुओं को बांटने की जो जाति पे आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उस ये समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ थी, ये इनका आधार था। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो जो, जो 2013 से अभियान चलाया कि गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित को हम मोबिलाइज करेंगे, उनकी हम लामबंदी करेंगे, वो किया और सफल हुए। 2014 का लोकसभा चुनाव जीते, 2017 का विधानसभा चुनाव जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव जीते, 2022 का विधानसभा चुनाव जीते, 4 चुनाव जीते। लेकिन यही जो 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 बीजेपी की जो जो रणनीति थी, वो 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो झूठा प्रचार था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गया। और बीजेपी की अब मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि बीजेपी की जो जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, जो उनकी अपनी संवाद शैली है, वो बहुत कमजोर है। वो अपनी बात कह नहीं पाते और विपक्ष का जो फॉल्स नैरेटिव है, जो जो जो, जो उनका विपक्षी का जो उनकी झूठी कहानी है, जो झूठा बयानिया है, वो सफल हो जाता है और बीजेपी की असली कहानी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो कास्ट फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लो और चुनाव जीत लो, ये बात 2024 में तो समाजवादी पार्टी सफल हो गई। लेकिन अब 2027 में ये काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। और मैं बता रहा हूं आपसे कि जो इनके हौसले बुलंद हुए हैं, इस तरह की घटनाएं समाजवादी पार्टी के रोकने को के बस में नहीं है कि वो उनको रोक सके। जो घटना कल बरेली में हुई है कि हिंदुओं के बाहुल्य गांव में एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेके भाग गया, तो हिंदुओं ने उस मुसलमान के घर पे हमला किया, लूटपाट की आग लगा दी। बाद में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, लड़की परिवार के हवाले कर दी और वो मुसलमान लड़का पुलिस की हिरासत में है। तो ये जो है जानबूझ करके डेलिब्रेट अटैक होता है कि मुसलमानों में हम जो है भय का कि हम हिंदुओं में भय का माहौल रखें। और अभी 19 से 18 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस बरेली के गांव में निकला और उस जुलूस में जानबूझ करके मुसलमानों ने हिंदुओं के इलाके से मुहर्रम का जुलूस निकाला। 5 लोगों को पकड़ के ले गए, मस्जिद में बंद किया, बुरी तरह मारा, एक आदमी की मौत हो गई। तो ये जो है दबंगई जो जो की जा रही है, ये डेलिब्रेट की जा रही है कि 2027 के पहले जो बीजेपी के वोटर है उनको वोट देने लायक ना रखो। अभी 2024 के जून के चुनाव के बाद जौनपुर में मुसलमानों ने दलितों के परिवारों को मारा और कहा तुमने जो है वोट दिया बीजेपी को। और उनके समर्थन में बाद में जब लोग उतरे तब उसको राहत मिली। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं पूरे यूपी में, जो लोग जो रिपोर्ट नहीं हुई है। और अभी जब जांच होगी तो अयोध्या या जो भदरसा गांव में के कस्बे में जो मोहित अहमद का जो भाषा का जो कारनामा सामने आया है, इसके पीछे भी कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल ही निकलेगा, आप देखिएगा। तो ये जो एक जो फर्जी अलायंस बनाया जा रहा है पिछले 75 साल से पिछड़े और मुसलमान का, ये इसने केवल समाज में नफरत ही पैदा की है और हिंदुओं में बंटवारा पैदा किया है। और इसका लाभ किसी को नहीं हुआ है, न मुसलमान को हुआ और न हिंदू को हुआ। लेकिन फिर भी जो जो नेता है उनको लगता है कि जो हमारा इलेक्शन जीतने का गणित है वो दलित पिछड़ा और मुस्लिम अलायंस से ही बनता है। पीडीए जो अखिलेश यादव का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अखिलेश यादव का पीडीए जो है वो उनके ऊपर हावी है। और वो रेप होता हो, हत्या होती हो, आग लगती हो, उनको इससे मतलब नहीं है। उनकी प्रायोरिटी, उनकी चिंता तो पीडीए रहेगा। वीरेन जी, मिल्कीपुर में बाकी 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ यानी 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर जहां से अवधेश विधायक थे, तो इनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा जब ये फैजाबाद के सांसद चुने गए। 1.5-2 महीने के भीतर ही वहां चुनाव होने वाला है। मैं मिल्कीपुर के रिजल्ट देख रहा हरियाणा के मैं साथ ही हो जाएगा। मिल्कीपुर के रिजल्ट देख रहा था। अवधेश प्रसाद को मिले थे 1,03,905 वोट और भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ को मिले थे 90,567, यानी मात्र केवल 13,000 वोट का अंतर है। 14,000 वोटों का अंतर था। 14,000 वोटों का अंतर कुछ भी नहीं होता है। और मैं लोकसभा चुनाव के नतीजे भी देख रहा था।
अवधेश प्रसाद को मिले 5,54,000 वोट और भारतीय जनता पार्टी के लल्लू को मिले 4,99,722 यानी 5 लाख। यहां भी कोई समाजवादी पार्टी की जीत कोई इतनी बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी। 50-55 हजार की जीत लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं होती है। ना ना ना। तो ऐसे में जो उपचुनाव होने वाला है और जो ये कांड होकर के निपटा है, बहुत मुश्किल रहा होने वाली है समाजवादी पार्टी की। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किल इसलिए होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 साल की राजनीति है यूपी में और बाकी देश में, उसमें दो बातें बहुत साफ है कि आपने दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक भेदभाव, और या इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो आपने आरक्षण देके आपने ये मान लिया कि बस हमारा काम पूरा हो गया। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है, आरक्षण का मतलब है कि इनका समाज के व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जो इनका प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करना। तो केवल आरक्षण दे देने से काम तो नहीं चलेगा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी आय की व्यवस्था होनी चाहिए, आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि समाज में वो अपना सहज भाव से जीवन जी सके। तो बीजेपी ने इस गैप को फिल किया और वास्तव में सशक्तिकरण का, अफर्मेटिव एक्शन का काम किया। जो जो 4 करोड़ लोगों को आवास मिले, शौचालय मिले, एलपीजी गैस कनेक्शन मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, पेयजल मिला, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। और 1 अप्रैल 2020 से आज ये 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल चल रहा है। लोगों को फ्री में खाद्यान्न मिल रहा है, भोजन, गेहूं और चावल मिल रहा है, लगभग 80 करोड़ लोगों को। और इस पे सरकार अब तक 20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। तो सही माने में जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, वो तो नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद शुरू हुआ। और नरेंद्र मोदी ने एक बात और जो कही है कि देश में केवल 4 गरीब हैं, महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है। तो उन्होंने जाति आधारित जो गरीबी थी उसके आधार को ही समाप्त करने का अभियान चलाया है। तो अगर जाति आधारित गरीबी के अभियान का जाति आधारित गरीबी का आधार समाप्त हो जाएगा और हम हमेशा तो हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे। हम तो इस जाति के हैं, हम तो ब्राह्मणों के सताए हुए हैं, हम तो सवर्णों के सताए हुए हैं। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है पिछले 100 साल से इस देश में, तो उसका आधार ही जो है बीजेपी ने बहुत ही इकोनॉमिक प्रोग्राम के जरिए उसको उसके झूठ के आधार को समाप्त करने का काम किया है। लेकिन अब इन्होंने 2024 में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा का नारा चला करके बीजेपी के इस अभियान को और इस आर्थिक कार्यक्रम को एक शॉर्ट टर्म एक चोट पहुंचाई है। लेकिन जो धरातल पे लोगों को जो लाभ मिल रहा है उसको आप कब तक झूठ बोलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस साल फरवरी में विधानसभा का बजट सत्र था। लालजी वर्मा अकबरपुर के विधायक थे। इस बार वो अम्बेडकर नगर से सांसद हो गए समाजवादी पार्टी के। उन्होंने विधानसभा में लगातार ये मामला उठाया कि ये जो गांव-गांव में हर घर पेयजल की योजना पहुंचाई जा रही है, उसके लिए जो पाइप डालने के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं, सड़कें डैमेज हो गई हैं, लोग जो है चोट खा रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, इनको भरवाया जाए। अभी जो बजट सत्र जो अभी समाप्त हुआ है थर्सडे को, लास्ट दिन था, उसमें बांदा के एक समाजवादी पार्टी विधायक ने कहा कि साहब जो है पेयजल योजना के लिए जो जो गड्ढे खोदे गए हैं पाइप डालने के लिए, उससे सड़कें डैमेज हो गई हैं और लोग उससे चोट खा रहे हैं, गिर रहे हैं। उससे मैंने पूछा कि वो आपकी बात सही है, रोड डैमेज हो गई है, लेकिन क्या पानी पहुंचा है? तो उसने कहा साहब पानी 100% घर में पहुंचा है। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की ये शिकायत है कि 75-77 साल में जो सरकार कभी गांव-गांव पानी नहीं पहुंचा सकी, इस सरकार ने गांव-गांव में पानी पहुंचा दिया, गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी, सड़क भी पहुंच रही है, घर भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और गरीबों के कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार भी समाप्त हो गया है।
इनकी ये चिंता है कि अगर अगर ये सब अगर अगर ये जो विशेष करके जो दलित पिछड़े वर्ग में है, उनकी समस्याएं और उनकी शिकायतें सरकार से समाप्त है इनकी समाजवादी पार्टी की, इसलिए और इन्होंने तैयारी कर ली है कि 10 सीटों पे जो विधानसभा की सीटों पे जो उपचुनाव होना है उसमें इनका मुद्दा रहेगा आरक्षण बचाओ। ये अभी भी आरक्षण पे के घोड़े पर सवार रहेंगे, ये उससे उतरने वाले नहीं है, क्योंकि इनको एक बार सफलता मिल चुकी है लोकसभा चुनाव में। सही है। एक ही हमारे दर्शक हैं सौरभ तिवारी, इन्होंने कहा कि भट्ट साहब प्रणाम, आसान भाषा में नजूल बिल समझा दें थोड़ा, और ये इसको लेके अलग बयान क्या आ रहे योगी जी के खिलाफ, कहीं नंबर 2 की कोई चाल तो नहीं इसमें? नजूल भाषा जो है वो सामान्य भाषा में इतनी सी बात है कि जो सरकारी जमीन है, टाइटल ओनरशिप सरकार के पास है, सरकार ने लीज पर भिन्न भिन्न संस्थाओं को दे रखी है या उन पे अवैध कब्जे हैं, सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है, सरकार रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहती है कि कौन सी जमीन पर कहाँ किसका कब्जा है। इसका मतलब, और ये झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है कि गरीबों को इसमें जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, डिस्पजेस किया जाएगा। कोई भी जनतांत्रिक तरीके से चुनी गई हुई सरकार इस तरीके का तानाशाही रवैये से काम कर ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है, वो चाहे योगी हो कोई भी सरकार हो। और नजूल लैंड कहने को तो सरकार की है, और आपको बता दूं 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने अभियान चलाया था कि आप नजूल लैंड को फ्री होल्ड करा लीजिए, यानी जो टाइटल ओनरशिप जो भी सरकार के नाम है वो एक निर्धारित शुल्क जमा करके आप अपने नाम करा लीजिए, वो प्राइवेट लैंड हो जाएगी, आप उसके मालिक हो जाएंगे। हजारों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया था, सरकार को रेवेन्यू भी आया था। 97 में कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब भी अभियान चला था, और उस समय भी लोगों ने बड़ी संख्या में ये पट्टे अपने नाम कराए थे। और अब ये सरकार ने लगातार ये घोषणा की है, और जो लोग बैठे रहे और ये केवल वही आज परेशान है। और अब सरकार ने जो नया अभी अधिनियम पारित हुआ है विधानसभा से और विधान परिषद में वो सेलेक्ट कमेटी को रेफर हो गया है, उसमें कहा गया है कि अब किसी की लीज का रिन्यूअल नहीं होगा, और जिन्होंने लीज को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए फीस भी जमा कर दी है, वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। और सरकार ने उसमें ये भी कह दिया है कि किस ब्याज दर से पैसा वापस होगा, MCLR, ये इसको बोलते हैं ये मर्चेंट कॉस्ट लेंडिंग रेट, MCLR, जो RBI तय करता है। तो लेकिन फिर भी लोगों को शिकायत, राज्य सरकार शायद सोमवार तक ये आदेश जारी होने वाला है कि पूरे प्रदेश में व्यापक सर्वे होगा, कहाँ कितनी जमीन है, कौन उस पे काबिज है। और ये निश्चित मैं आपसे अपने 4 दशक के अनुभव से कह सकता हूँ, एक भी व्यक्ति जिसका मकान है, आवास है, जो उस पे रहता है, उसको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल जो भू माफिया है, जिन लोगों ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करके बड़े बड़े व्यवसायिक केंद्र बना लिए हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, और सरकार को साल में 1 लाख रुपए का लीज रेंट देते हैं और खुद करोड़ों कमाते हैं। सरकार इस कानून के जरिए केवल ये करने जा रही है कि जो लैंड उसकी है तो उस पे रेवेन्यू पे सरकार का हक है, और सरकार का रेवेन्यू किसी नेता अधिकारी की जेब में नहीं जाता है। सरकार का रेवेन्यू राज्य को चलाने में, राज्य की सेवाओं को चलाने में, जो आपके ही काम आती हैं उन और प्लस विकास कार्यों में खर्चा होता है। तो भारत में चाहे वो GST हो, न्यू पेंशन स्कीम हो, इकोनॉमी रिफॉर्म हो, नोटबंदी हो, आरक्षण हो, संविधान हो, झूठ बहुत बिकता है इस देश में सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप कृपया झूठ का शिकार न बने। बिल्कुल सही है। और चलते-चलते दर्शकों से एक खबर ज़रूर साझा करना चाहूँगा, जो अभी-अभी फ्लैश हुई है। पीएम मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। सर्वे में
69% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में भी नहीं। कुछ ही क्षण पहले ये खबर अपडेट हुई है वो तो 2 महीने के राष्ट्रपति और है बस। और इसमें जो टॉप 10 पॉपुलर नेता हैं दुनिया के, उनमें पहले नंबर पर भारतीय प्रधानमंत्री हैं, दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड के काउंसलर हैं, पांचवें नंबर पर आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, छठे पर यूके के जो अभी ताजा कीर स्टारमर बने हैं ऋषि सुनक की जगह, वो हैं, सातवें नंबर पर पोलैंड के प्रधानमंत्री, आठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, नौवें नंबर पर स्पेन के और 10वें नंबर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। तो ये एक खबर थी दर्शकों के लिए, चलते चलते साझा कर लें। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।